प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम क्लास 10th का जो टॉपिक है जनन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जनन के बारे में तो सबसे पहले यदि हम बात करें जनन है क्या, तो जनन क्या होता है कि सजीवों द्वारा अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जनन को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका मतलब होता है सजीव द्वारा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता, क्या कहलाती है प्रिय मित्रों? जनन कहलाती है। और जनन प्राणी क्यों करता है? अपनी संतति को बनाए रखने के लिए। ध्यान रखें, प्राणी जनन क्यों करते हैं? अपनी संतति को बनाए रखने के, उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए प्राणी जनन करता है। अब यदि हम यहां पे बात करें तो जनन के प्रकार, प्रिय मित्रों, यहां पर यदि हम जनन के प्रकार के बारे में देखें तो जनन दो प्रकार का होता है। जनन के प्रकार नंबर 1 है अलैंगिक जनन, और दूसरा है लैंगिक जनन। ध्यान रखें, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज उन्हीं मैटर को लेके आएगा जो आपके कोर्स में है, क्लास 10th में है। अन्यत्र आपका भटकाव नहीं होगा। वही एग्जाम्पल हम यहां पे समावेशित करेंगे जो हमारी क्लास 10th के अंदर है। अदर एग्जाम्पल हम, जैसे आपको डीपली पढ़ना है तो और भी आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के वीडियो में जाइए जहां पर आपको डीपली मैटर मिलेगा। तो चलिए यहां पर अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अलैंगिक जनन पाठ को दो भागों में बांटा गया है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले यदि हम बात करें तो अलैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन नाम ही बता रहा है, यानी इनमें नर व मादा के लैंगिक अंग दोनों के भाग नहीं लेते हैं। इसे अलैंगिक जनन हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं। तो ऐसा जनन प्रिय मित्रों जिसमें नर या मादा दोनों में से कोई एक भाग लेता है। देखिए यहां से परिभाषा इसकी हो जाएगी, ऐसा जनन जिसमें नर या मादा दोनों में से कोई एक भाग लेता है। यह प्रिय मित्रों क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो अलैंगिक जनन सामान्यतया किसमें पाया जाता है? एक कोशिकीय जीव में यह जनन पाया जाता है। कुछ कवकों में भी पाया जाता है व कुछ पादप में यह अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो सामान्यतया यहां से एनसीईआरटी का प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण पड़ता है। एक कोशिकीय जीवों में जनन की एकमात्र विधि है, एक कोशिकीय जीवों में जनन की एकमात्र विधि होती है, वो अलैंगिक जनन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर यदि हम देखें उदाहरण, एक कोशिकीय जीव, कवक और हाइड्रा। तो अब आगे हम और अध्ययन करेंगे कि एक अलैंगिक जनन के उदाहरण के बारे में। तो चलिए अलैंगिक जनन के प्रकार, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अलैंगिक जनन का प्रकार। इसके बारे में देखते हैं, अलैंगिक जनन का प्रकार। तो प्रिय मित्रों यहां पे ध्यान रखें, अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। पहला जो हम जनन देखें तो वो है विखंडन। देखिए इसमें नाम ही बता रहा है, खंडन यानी वी का मतलब होगा दो भागों में।
इस प्रकार के जनन में प्राणी का शरीर दो भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं विखंडन। ऐसा अलैंगिक जनन, ऐसा अलैंगिक जनन, ध्यान रखें यहां पर अलैंगिक जनन नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में विखंडन आता है तो हम यह कह सकते हैं ये एक अलैंगिक जनन है। ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें जीव का शरीर दो भागों में बंट जाता है तथा प्रत्येक भाग से नया जीव बनता है। नया जीव, ध्यान रखें नई जीव के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है संतति। कौन सा वर्ड यूज होता है? संतति। नया जीव बनता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विखंडन में, इस अलैंगिक जनन में जीव का शरीर दो भागों में बंट जाएगा और इससे प्रत्येक भाग से नया जीव बनेगा, यह जनन कहलाता है विखंडन। तो चलिए प्रिय मित्रों, अब हम देखें विखंडन के प्रकार। विखंडन के प्रकार के बारे में देखते हैं जो क्लास 10th के हिसाब से हैं। इसमें प्रिय मित्रों दिया गया है द्विखंडन। इसका मतलब है, द्विखंडन का मतलब क्या होगा? इसमें जीव का शरीर दो भागों में टूटेगा और प्रत्येक भाग से नया जीव बनेगा। यह सेम डेफिनेशन इसमें आ जाएगी। यानी इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव का शरीर दो भागों में टूटता है और प्रत्येक भाग से नया जीव बनता है। इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। अब उदाहरण यदि हम देखें तो इस द्विखंडन के उदाहरण प्रिय मित्रों ध्यान रखें, उदाहरण होता है अमीबा इसका उदाहरण है, और एक हैगा और एक आ जाएगा लेशमानिया की एक जाति होती है डोलीवेली जो काला अजार रोग उत्पन्न करती है। काला अजार जो रोग उत्पन्न करने वाला जीव है, लेशमानिया डोनोवेनी, लेकिन हमारे 10th क्लास में बस इतना ही दिया गया है लेशमानिया। तो प्रिय मित्रों ध्यान रखें अमीबा और लेशमानिया में द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। अब चलिए हम इसके बारे में समझते हैं अमीबा में किस प्रकार से द्विखंडन होता है। यह परीक्षा में प्रश्न सीधा आता है, अमीबा में अलैंगिक जनन को समझाइए। तो यहां पर आप हेडिंग लगा ले, अमीबा में द्विखंडन। तो सबसे पहले यहां पर हम समझते हैं अमीबा में द्विखंडन को समझने के लिए यहां पर हमें दो फैक्ट समझना है। कि सबसे पहले देखिए प्रिय मित्रों, यहां पर हम थोड़ा सा पहले वाले रिवीजन में पोषण वाले में चलते हैं। तो अमीबा का मतलब होता है अमर प्राणी। अमीबा का अर्थ होता है अमर प्राणी होता है। और यह अमीबा प्रिय मित्रों एक ध्यान रखना आकार बदलने वाला है। यह इसका आकार निश्चित नहीं होता है, यह नियमित आकार बदलता है। और आकार बदलने में सहायक कौन होते हैं? इसके कूटपाद होते हैं। ध्यान रखें कूटपाद जो होते हैं वो अमीबा का आकार बदलते हैं और प्लस एक और काम करते हैं, वो है अमीबा में गमन का काम कूटपाद करते हैं। एक क्या करते हैं प्रिय मित्रों, आपको पता है भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। तो ध्यान रखें अमीबा में, जैसे मैं इसकी संरचना बनाऊं, ये कोई फिक्स संरचना नहीं है। अमीबा की किसी भी प्रकार से यहां पे संरचना हो सकती है। यह संरचना है, इसमें यह केंद्रक है और यह इसका जीव द्रव्य पाया जाता है। ये इसके हैं कूटपाद। और यहां पर आपने पढ़ा हुआ होगा, यह है इसकी खाद्य धानी होती है। खाद्य धानी, ये जब हम अमीबा का पोषण पढ़ेंगे उसमें और पढ़ेंगे। तो देखिए अमीबा में ये जो कूटपाद होते हैं,
ये कूटपाद अपने आकार में परिवर्तन करते हैं, कभी इधर बन जाते हैं, कभी इधर बन जाते हैं। ये कूटपाद बनते हैं भोजन की स्थिति को देखकर। भोजन किधर से आ रहा है उधर से ही कूटपाद का निर्माण होता है। और ये कूटपाद एक तो इसके गमन में सहायक हैं, एक भोजन को पकड़ने में सहायक हैं, एक आकार बदलने में सहायक है। अमीबा का अर्थ होता है अमर प्राणी, यह भी ध्यान रखें। अब प्रिय मित्रों एक बात ध्यान रखना, अमीबा में जो भोजन होता है, भोजन वो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। ये क्या होता है देखिए, जब कोई जीव ठोस कणों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो वो कहलाता है एंडोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है जैसे लिक्विड फेज में होता है तो उस द्रव अवस्था में भोजन को ग्रहण करता है। जैसे पादप के अंदर हम देखते हैं तो इसमें यह द्रव्य अवस्था के अंदर भोजन को, जो खनिज लवण है उनको ग्रहण करती है जड़ें, वो पिनोसाइटोसिस है। जब कोई जीव है वो द्रव्य अवस्था में भोजन को ग्रहण करता है वो पिनोसाइटोसिस है। पिनो का मतलब पीना और एंडो का मतलब होता है ठोस कणों को। तो अमीबा के पास में एक्चुअल में जब कोई यहां पर, जैसे मान लीजिए यह प्रिय मित्रों यह अमीबा गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, इसके पास में जैसे ही यह भोजन का कण आता है, ये मान लीजिए इसके पास में कोई लट आ गई या कोई ठोस कण आ गया, ये आ गया, तो ये अमीबा के इसमें क्या होते हैं, कूटपाद इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ के ये कहते हैं आया है मेरी मर्जी से, तेरी मर्जी से, अब जाएगा मेरी मर्जी से, ये इसको अंदर डाल लेता है इस प्रकार से। फिर यह भोजन कहां चला जाता है, खाद्य धानी में चला जाता है जहां भोजन का पाचन होता है। और अपशिष्ट पदार्थ को यह जिस सिरे से ग्रहण किया है उसके विपरीत सिरे से अपशिष्ट पदार्थ को निकाल देता है। जब हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे और भी इनके बारे में जानेंगे। तो यह ठोस कणों को अमीबा भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो यहां द्विखंडन का मतलब अभी हम बताएंगे। अमीबा का आकार नियमित नहीं होने से यह द्विखंडन किसी भी दिशा में हो सकता है, इनका कोई फिक्स तल नहीं होता। तो प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम देखें तो द्विखंडन के बारे में तो आपने पहले समझ लिया है, अमीबा के बारे में, आकार के बारे में। तो चलिए द्विखंडन में हम कहेंगे अमीबा का आकार अनियमित होने से द्विखंडन किसी भी तल में हो सकता है, किसी भी तल में हो सकता है। यानी इसके प्रश्न ये आ सकता है, अमीबा में जब शरीर का विभाजन होता है तो किस तल में होगा, तो आंसर होगा किसी भी तल में, क्योंकि अमीबा तो अपना आकार बदलने वाला प्राणी होता है। और एक बात ध्यान रखें प्रिय मित्रों, इसमें सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है। यानी नंबर 1 केंद्रक का विभाजन, सबसे पहले इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। और उसके बाद में प्रिय मित्रों ध्यान रखें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन यह थोड़ा सा का आप ध्यान रखें। अमीबा में जब भी अलैंगिक जनन होगा सबसे पहले एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे, और जब 2 केंद्रक बन जाते हैं उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। यह अमीबा में है। तो एक कोशिकीय जीव में जब भी कोई विभाजन होगा तो सबसे पहले केंद्रक विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कभी कभी प्रश्न यह भी आ सकता है, अमीबा में अलैंगिक जनन में पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है या बाद में केंद्रक का विभाजन होता है। गलत है, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। चलिए इसके चित्र को हम समझते हैं किस प्रकार से, बस इसमें इतना ही लिखना है। तो यहां पर यदि हम देखें तो ये हमारे पास में इस प्रकार से अमीबा है, ये इस प्रकार से हैं, और यहां पर ये केंद्रक हैं। और यह अमीबा का क्या है प्रिय मित्रों, यह जीवद्रव्य है। और इसके बाद में यह दूसरी कंडीशन में कि ये अमीबा का जो कोशिका है विभाजन के समय थोड़ी सी लंबी होती है, आकार में वृद्धि करती है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा चित्र सुंदर दिखाई दे, इसलिए यह डायग्राम इस प्रकार से बनाया गया है किताब के अकॉर्डिंग।
ये केंद्रक इस प्रकार से लंबा हो जाता है। केंद्रक सर्वप्रथम क्या होता है, लंबा हो जाता है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा प्रिय मित्रों, एक केंद्रक से दो केंद्रक बनेंगे। तो यहां पे हम कह सकते हैं ये अमीबा के इस प्रकार से यह केंद्रक फिर इस प्रकार से हो जाता है। यहां पर ध्यान रखें इस वाली दूसरी कंडीशन में ये केंद्रक है, ये पीछे एकदम यहां पास में आके यहां से ये हो जाता है और यह इसका जीव द्रव्य रहता है। अभी खाद्य धानी को दर्शाने की जरूरत नहीं है, खाद्य धानी को पोषण के समय दर्शाया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, अब आपको लग गया है केंद्रक का विभाजन क्या होगा। ये अमीबा इस प्रकार से है, तो ये इस वाली संरचना में है, तो ये केंद्रक एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। अब यहां पर क्या होगा, ये जो जीव द्रव्य है यहां पर हम कहेंगे इस प्रकार ये दो भागों में क्या हो जाता है, बंट जाता है। यहां पर ये दो भागों में अब इसका विभाजन होगा। तो इसके बाद में प्रिय मित्रों दो संतति अमीबा बनते हैं। तो यहां पर हम इसकी संरचना इस प्रकार से बना सकते हैं। ये एक अमीबा ये बन गया और दूसरा अमीबा ये बन गया। हम कहेंगे ये चित्र अमीबा अपना आकार लगातार बदलता रहता है, इसलिए इनका आकार कोई फिक्स नहीं होता। अब यहां समझाने के लिए हम कह सकते हैं ये इसका केंद्रक है और यह इसका कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। मैं उम्मीद करता हूं अमीबा में अलैंगिक जनन आप समझ गए होंगे पहले प्रिय मित्रों, और आप चाहें तो इसमें सभी में इस प्रकार की ये डिजाइन बना सकते हैं जिससे आपका थोड़ा डायग्राम अच्छा दिखे, बस इसी वजह से है। यह इस प्रकार से हो गया और यहां पर यह हो गया, फिर इस प्रकार से यहां पे ये अमीबा बन गया। और ध्यान रखें ये जो अमीबा बने हैं इनको कहते हैं संतति या पुत्री अमीबा। इनको संतति या पुत्री अमीबा कहा जाता है। बस इतना ही लिखना है आपको। अमीबा का आकार प्रिय मित्रों अनियमित होने से विखंडन किसी भी तल में होता है। इसमें सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है, बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। फिर हम इसके नीचे एक लाइन लिख सकते हैं इस प्रकार एक अमीबा से दो संतति अमीबा बनते हैं। एक अमीबा से दो संतति अमीबा बनते हैं। यह इसके बारे में पूरा प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूं अमीबा में द्विखंडन आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है द्विखंडन के बारे में प्लेनेरिया में। यह भी हमारे कोर्स में किताब में दिया हुआ है, तो चित्र पूछा जा सकता है प्लेनेरिया में जनन के बारे में बताइए। तो प्रिय मित्रों नेक्स्ट हेडिंग लगा ले प्लेनेरिया में द्विखंडन, यानी लेशमानिया में द्विखंडन के बारे में है। तो नेक्स्ट जो बी हमारे पास में है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे लेशमानिया जो है कालाजार रोग उत्पन्न करता है। इसकी जाति है लेशमानिया डोनोवेनी। तो लेशमानिया में तो यहां पर हम सर्वप्रथम हम कहेंगे कि इसमें इसका आकार निश्चित होने से द्विखंडन एक निश्चित तल में होता है। निश्चित तल में होता है। और वही बात फिर सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन, सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन,
तथा इस प्रकार एक संतति से दो पुत्री कोशिका बनती है। पुत्री कोशिका बनती है। एक संतति से दो पुत्री कोशिका बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। लेशमानिया में द्विखंडन किस प्रकार से होता है, यह है लेशमानिया में। इसका आकार प्रिय मित्रों निश्चित होने से द्विखंडन एक निश्चित तल में होता है। सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे दो संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। एक जनक से दो पुत्री कोशिका बनती है। चलिए इनके बारे में देखते हैं, किस प्रकार से इसका डायग्राम है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से होगा, यह एक इस प्रकार से संरचनाएं बनती है और यह एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। यहां पर यह एक सूक्ष्म तंतुनुमा संरचना है, जो मान लीजिए यहां पर इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और यह इसमें होता है केंद्रक। फिर दूसरी जो स्ट्रक्चर होगी, इसमें इस प्रकार से यह एक लट रूपी संरचना रहेगी। यह यहां पर और यहां, अब इसमें दो सूक्ष्म जो हैं वो तंतुनुमा संरचना बन जाते हैं, और यह एक केंद्रक, अभी इसमें एक केंद्रक है। फिर नेक्स्ट संरचना में क्या होगा, केंद्रक का निर्माण होगा। तो ये इनकी साइज सेम बनेगी। फिर यहां से ये दो केंद्रक इस प्रकार से बन गए। नेक्स्ट संरचना में, क्योंकि पिछली बार भी रासायन विज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे चित्र के 10 नंबर के, तो कोई भी चित्र है वो अनइम्पोर्टेंट नहीं होता, महत्वपूर्ण चित्र होता है। फिर ये केंद्रक यहां से दूर चला जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही केंद्रक दूर चला जाता है तो ये वाली संरचनाएं फिर इसमें इस प्रकार से यह होती है, ये बन जाता है। यानी इस प्रकार से ये खांच रूपी संरचना बनेगी, और ये केंद्रक एक यहां पे रहेगा और एक केंद्रक यहां पे रहता है, और फिर यहां पे इस प्रकार आगे जाके ये संरचनाएं विभाजित हो जाती है। तो ध्यान रखें, यह है प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों आप समझ गए होंगे। पहले ये एक रेशा होता है, फिर इसके दो रेशे बनेंगे, फिर एक केंद्रक से दो केंद्रक बनेंगे, ये केंद्रक दूर जाते जाएंगे, फिर इसके अंदर एक खांचनुमा संरचना बनेगी। ये धीरे धीरे इस प्रकार से इसको दो भागों में क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। तो ये प्लेनेरिया में क्या है, अलैंगिक जनन है द्विखंडन के द्वारा। चलिए अब हम देखते हैं बहुविखंडन के द्वारा। बहुविखंडन किस में पाया जाता है, तो देखा है अनेक, और विखंडन का मतलब होता है विखंडित होना। जब किसी जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए और प्रत्येक भाग से नया जीव बने, तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विखंडित होता है तथा प्रत्येक भाग से नया जीव बनता है। प्रिय मित्रों क्या बनता है, नया जीव बनता है। अब हम कहें इसका उदाहरण महत्वपूर्ण है। तो देखिए, घर में जब विवाह होता है तो कहते हैं बहू आई है, यानी बहू है, किसी की बहू है, यानी किसी की पत्नी को बहू कहते हैं।
तो यहां पर हम कह सकते हैं बहु अर्थात पत्नी, पैक का मतलब हम कह सकते हैं प्लेज्मोडियम। तो प्रिय मित्रों, प्लेज्मोडियम में यह पाया जाता है। यह क्या होता है? मलेरिया का वाहक होता है प्लेज्मोडियम। तो यहां पर हम कह सकते हैं मलेरिया परजीवी जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, इसका जो संक्रामक अवस्था है वो प्लाज्मोडियम, इसमें जो होता है वो प्लेज्मोडियम है। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्लेज्मोडियम में बहुविखंडन जनन पाया जाता है। चलिए इसके चित्र के बारे में देखते हैं, इसका क्या होता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं प्लेज्मोडियम में क्या होता है कि ये प्रतिकूल परिस्थिति में प्लेज्मोडियम अपने चारों तरफ एक पुट्टी का निर्माण करता है, एक पुट्टी बनाता है, और यह इसे प्रतिकूल परिस्थिति में ताप से, वायु से बचाती है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो इसके अंदर केंद्रक बार बार विभाजित हो जाता है, बहुत सी बार क्या हो जाता है, ये विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से ये केंद्र क्या हो गया प्रिय मित्रों, विभाजित हो जाता है। इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है। ये इस केंद्र के चारों तरफ, और जैसे ही यहां पर हम बात करें अनुकूलन परिस्थिति आती है, अर्थात इसको नमी मिलती है, तो ये पुट्टी फट जाती है और प्रत्येक इससे जो केंद्र की कोशिकाएं विभाजित हुई थी और इससे नया जीव बनता है, असंख्य जीव बनते हैं। तो यहां पर ये क्या है, डॉट डॉट लगाने पर ये वाली कोशिका केंद्रक है जिसके चारों तरफ जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। जहां कहीं भी आपको खाली संरचना दिखे, इसमें इस प्रकार के क्या है, डायग्राम हम बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, इसका जीव द्रव्य होता है। तो चलिए यहां पर यह होता है प्लेज्मोडियम में अलैंगिक जनन। ध्यान रखें, इसमें दो लाइन आप लिख लें। प्लेज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थिति में यह अपने चारों ओर पुट्टी का निर्माण करता है और इस पुट्टी के अंदर केंद्रक बार बार विभाजित हो जाता है और केंद्रक के चारों तरफ जीव द्रव्य भी इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही अनुकूलन परिस्थिति आती है, अर्थात इसको नमी मिलती है, तो यह पुट्टी फट जाती है जिससे बहुत सारे प्लाज्मोडियम बाहर निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं एक से बहुत सारे जीवों का निर्माण होता है। इस प्रकार का जनन कहलाता है, यानी बहुविखंडन जनन कहलाता है। नेक्स्ट यदि हम जनन के बारे में बात करें तो ये खंडन जो होता है, इसमें बहुविखंडन या बहुखंडन का उदाहरण है इसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो उदाहरण है वो हम कहेंगे मुकुलन के बारे में। नेक्स्ट उदाहरण है नंबर 2, इसका प्रकार अलैंगिक जनन का, वो है मुकुलन। प्रिय मित्रों ध्यान रखें, मुकुल का अर्थ होता है उभार। मुकुल का जो अर्थ होता है वो होता है उभार, यानी किसी प्राणी के जीव पर एक मुक्का, हम कहते हैं किसी के मुक्का मारे को देखो रुंबा आ जाता है, वो होता है उभार। किसी प्राणी में एक उभारनुमा संरचनाएं बनती है, तो इस उभारनुमा संरचना से जब नया जीव बनता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन। तो हम कह सकते हैं कि जीव के शरीर में, जीव के शरीर से एक उभारनुमा संरचना बनती है, एक उभार नुमा संरचना बनती है, संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और यह मुकुल वृद्धि करके जनक से अलग हो जाता है, जनक से अलग हो जाता है तथा नई संतति का निर्माण करता है, नई संतति का निर्माण करता है। चलिए यह किस में होता है, मुकुलन द्वारा जनन है वो होगा यीस्ट में और हाइड्रा में। यानी कोर्स के अकॉर्डिंग यदि हम उदाहरण देखें तो यीस्ट जो एक कोशिकीय कवक होता है उसमें होता है, और किस में होता है, हाइड्रा के अंदर यह जनन पाया जाता है। तो नेक्स्ट इसका हम उदाहरण लिख देंगे और चित्र के द्वारा भी इसको क्या है समझा देंगे। मुकुल का मतलब होता है उभारनुमा संरचना। तो इसका जो एग्जाम्पल देखें प्रिय मित्रों, तो एग्जाम्पल इसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर होता है, हाइड्रा
और हम कहें स्पंज के अंदर भी इस प्रकार का जनन है, स्पंज, और नेक्स्ट जनन हम कहें यीस्ट में। और यह परीक्षा में क्या है, बार बार पूछा जाता है, यीस्ट में जो जनन होगा या हाइड्रा में जो जनन होगा वो किस प्रकार से अलैंगिक जनन होगा, मुकुलन विधि से होगा। अब चलिए हाइड्रा के बारे में हम देखते हैं, तो हाइड्रा की संरचनाएं किस प्रकार से होती है। बिल्कुल एकदम आसान संरचना है। इस प्रकार से यह हाइड्रा की संरचना है। यहां पर एक उभारनुमा संरचना बनती है। यह उभार बना, इसको कहते हैं प्रिय मित्रों मुकुल। क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। ये इसमें एक उभारनुमा क्या है, संरचना बन गई। नेक्स्ट संरचना में क्या होगा, ये मुकुल वृद्धि करेगा। तो यहां पर ये इस प्रकार से ये संरचना है। ये मुकुल इस प्रकार से वृद्धि करता है। फिर यहां पर ये नेक्स्ट संरचना के अंदर हम यदि बात करें तो इस मुकुल में केंद्रक होता है, खुद का क्या होता है, केंद्रक होता है। फिर यहां पर ये मुकुल क्या करता है, इससे इस प्रकार से निर्माण करके, थोड़ा सा इस एक स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, संरचना में अब यहां पर भी आप छोटा सा हाइड्रा बना देना और इसको एकदम यहां पीछे चिपका देना। अब धीरे धीरे यह वाली संरचना अलग हो जाती है और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इससे अलग होकर एक नई संतति का निर्माण करता है। ये वाला जनक और ये दूसरा हाइड्रा इस प्रकार से अलग हो जाता है। ये वाली है संतति और यह है जनक। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन किस प्रकार से होता है। यह भी डायग्राम आप ध्यान रखें, डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। प्लेज्मोडियम में बहुविखंडन का चित्र बनाइए, या अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाइए, या मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में किस प्रकार से होता है उसके बारे में चित्र बनाइए। फिर नेक्स्ट आता है पुनरुद्ध भवन के बारे में। नेक्स्ट अलैंगिक जनन का प्रकार है प्रिय मित्रों पुनरुद्ध भवन। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है इस प्रकार का अलैंगिक जनन जिसमें शरीर के कटे भाग से नए जीव का निर्माण होता है। नए जीव का निर्माण होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। पुनः का मतलब वापस, उद्धन बल का मतलब होता है शरीर बनना। एक ध्यान रखें, इस पुनरुद्ध भवन का अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह होता है खोए हुए अंगों को वापस प्राप्त करना। तो हम कह सकते हैं खोए हुए अंग को वापस प्राप्त करना, वापस प्राप्त करना भी क्या होता है, पुनरुद्ध भवन होता है। इसके लिए यह वर्ण लिया गया था, जिसे छिपकली की पूंछ है वो कट जाती है तो वापस छिपकली की पूंछ कुछ समय बाद में वापस आती है। ये घटना पुनरुद्ध भवन कहलाती है। तो यहां पर हम नोट लगा के लिख सकते हैं, मानव के यकृत में पुनरुद्ध भवन की अक्षीम क्षमता होती है। यानी पुनरुद्ध भवन क्या होता है प्रिय मित्रों,
मानव के यकृत का इतना सा पार्ट यदि बच जाता है तो उसमें पुनरुद्भवन की कैपेसिटी होती है, वापस यकृत बन जाता है। तो मानव का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं वो यकृत होता है। तो यह फैक्ट अलग से हैं जिन्हें हम लिखने पर अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद होती है। अब यहाँ पर हम कहीं उदाहरण पुनरुद्भवन के द्वारा जो जनन का उदाहरण है वो हमारे एग्जाम्पल में हम देखें तो वो है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में प्रिय मित्रों यहाँ पर कौन सा जनन होगा, पुनरुद्भवन के द्वारा जनन होगा प्लेनेरिया में। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन किस प्रकार से होता है। बिल्कुल आसान है, इनको समझना है और यह प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकता है। हम सोचते हैं ये प्रश्न नहीं आएगा, तो कभी कभी क्या है एग्जाम में से प्रश्न आ सकते हैं कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लेनेरिया की संरचना इस प्रकार से है, ये प्लेनेरिया है। अब इसका शरीर को मैंने एक यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, तो इसका शरीर प्रिय मित्रों कितने भागों में कट गया। एक तो आपने इसको इस भाग में काट दिया, ये वाला भाग, एक इसका भाग हो गया ये वाला भाग, एक इसका भाग हो गया ये वाला भाग। यानी इस प्रकार इसके 3 भागों में हमने प्लेनेरिया को क्या है काट दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट संरचना में, इनसे प्रत्येक से नया जीव बनेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो भाग कटा है उसको पूरा बना देंगे, इस प्रकार से यहां पर बना दिया। अब जो ये डोटेड है बचा हुआ भाग, इसको हम डोटेड के रूप में इस प्रकार से दर्शा देंगे और यहां पर यह भी क्या है डोटेड में बन जाएगी। और यह भाग कटा हुआ था तो इसमें यह पूरा जो भाग कटा है उसको हमें सेम बनाना है। फिर चलिए इसका हम पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसका भाग लें तो ये वाला भाग आपको पूरा बनाना है, इस प्रकार से ये भाग पूरा बनेगा। फिर यदि हम देखें तो ये वाला भाग आगे वाला इस प्रकार से बनता है। इस वाले भाग में यदि हम देखें तो यह सेम इस प्रकार का मैटर रहेगा। यहाँ पर ये वाला भाग पूरा बनेगा और इसका ऊपर वाला भाग प्रिय मित्रों डॉटेड लाइन में आप इसको शो कर देना, ये वाला भाग इस प्रकार से शो हो जाएगा। तो ध्यान रखें यह इस प्रकार से आप इसको शो कर देना। अब नेक्स्ट संरचना में क्या होगा प्लेनेरिया में, इनसे पूरा जो चित्र आपने पहला बनाया है वो सेम अच्छी डिजाइन में जितना आप चित्र बनाएंगे इसके चित्र के ही नंबर हैं। एकमात्र 5-6 चित्र हमारे ऐसे हैं बायोलॉजी में जिसके चित्र के नंबर हैं। तो यहाँ पर यह बन गया और ये वाली संरचना इसमें बन गई नंबर ये। फिर सेम इसकी 3 लटें बनानी है, ये वाली लट इस प्रकार से हो जाएगी और ये दूसरा इसमें हो गया, तीसरा इस वाले भाग से ये हो गया। तो प्लेनेरिया में इस प्रकार से पुनरुद्भवन होता है। प्रिय मित्रों ध्यान रखें ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसके नीचे लिख देना प्लेनेरिया में क्या है पुनरुद्भवन द्वारा जनन। तो यहाँ यह पूरी बनेगा, इसका 3 भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। जो भाग डार्क कर रहे हो वो कटा हुआ भाग डार्क कर देना, शेष को डॉटेड से दर्शा देना जो इस संरचना में दिखाया गया है। ये भाग भर्ती करते हैं, बाद में ये पूरा का पूरा प्लेनेरिया बना लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं पुनरुद्भवन वाला भी आप सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है बीजाणु समासंग वाला। बीजाणु समासंग का मतलब क्या होता है, बीजाणुओं के द्वारा जनन होना, वो बीजाणु समासंग कहलाता है। अब जो नेक्स्ट जो भाग है वो है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग, देखिए बीजाणु समासंग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो यह राइजोप्स जो कवक होते हैं या म्यूकर होते हैं उनमें बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है।
तो अलैंगिक जनन जो एक कोशिकीय जीवों में होता है वो मुख्यतया बीजाणुओं के द्वारा ही होता है। ये बीजाणु वायु के द्वारा, जल के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। तो यह हम कहेंगे कि प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु बनते हैं, लेकिन अनुकूलन परिस्थिति में बीजाणुधानी के फटने से बीजाणु बाहर निकलते हैं तथा नमी पाकर प्रत्येक बीजाणु से नया जीव बनता है। यह ध्यान रखें। इसमें जैसे हम धतूरे वाला देखते हैं पोर्शन, उसमें जो इस प्रकार की एक कांटेनुमा है जिसके अंदर बीज होते हैं, ऐसी कुछ बीजाणुधानी गोल संरचना होती है जिसके अंदर बहुत सारे असंख्य बीजाणु होते हैं। और यह प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब है जब वर्षा नहीं हो रही हो, तापमान अधिक हो, वो प्रतिकूल परिस्थिति है। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो यह बीजाणुधानी फट जाती है जिससे बीजाणु बाहर आ जाते हैं। और ये बीजाणु क्या करते हैं प्रिय मित्रों, नमी पाकर क्या करते हैं, प्रत्येक बीजाणु से नया जीव बनते हैं। इसे बीजाणु समासंग कहते हैं। और यह बीजाणु समासंग किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है राइजोप्स में पाया जाता है और म्यूकर में पाया जाता है। ये दोनों ही क्या हैं? कवक हैं। क्या है? राइजोप्स में। तो हम यहां पे कह सकते हैं उदाहरण किसमें होता है? ये उदाहरण बीजाणु समासंग राइजोप्स में और एक होता है यानी म्यूकर में इस प्रकार का बीजाणु समासंग जनन होता है। चलिए इनके बारे में हम चित्र देखते हैं। तो यहां पर यह इस प्रकार की संरचना है। ये आभासी मूल इसके अंदर पाई जाती है। इस प्रकार की आभासी मूल होती है। तो यहां पर यह तंतु होते हैं, ऊर्ध्व तंतु होते हैं। चाहे जितने हम तंतु बना ले संरचना के हिसाब से, तो यहां पर मान लीजिए एक हमने छोटा एक बड़ा बना लिया और इसके अंदर ये लगी हुई होती है बीजाणुधानियां। ये गोलाकार रूप में बीजाणुधानी है और ये बीजाणुधानी क्या है, इसमें अब फट जाती है। ये इसके अंदर क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं और ये इसके अंदर बीजाणु भरे रहते हैं। ये बीजाणुधानियों से अब बीजाणु बाहर आ जाते हैं बीजाणुधानी के फटने से। तो प्रिय मित्रों ध्यान रखें, ये होता है तंतु, ऊर्ध्व तंतु होता है। ये गोल संरचना होती है इसकी बीजाणुधानी यानी राइजोप्स कवक में बीजाणु कहां पाए जाते हैं? बीजाणुधानी में पाए जाते हैं। ये इसके अंदर संरचना है, वो है बीजाणु। और ये बीजाणुधानी के फटने से बीजाणु बाहर आ जाते हैं जिससे नए जीव का जनन होता है यानी जीव का निर्माण होता है। तो यह थे राइजोप्स और म्यूकर में। यह भी चित्र आप ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो अंतिम हमारा अलैंगिक जनन है वो है काया की प्रवर्धन द्वारा। तो चलिए काया की प्रवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, किसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों अलैंगिक जनन का प्रकार है कायिक प्रवर्धन। देखिए कायिक प्रवर्धन को हम समझते हैं। यह जनन किस में पाया जाता है? पादप में इस प्रकार का जनन होता है कायिक प्रवर्धन। यानी कायिक प्रवर्धन के बारे में यदि हम देखें तो ये जो अलैंगिक जनन है कायिक प्रवर्धन, इसके बारे में हम कल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे, विस्तार से करेंगे, क्योंकि इसको जनन से अलग से लेंगे। काया की प्रवर्धन के क्या लाभ हैं इसका, नहीं तो वीडियो आपका बहुत लंबा बन जाएगा। तब तक न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।